Good morning, dear students. In the previous lecture, we have studied about how do we calculate the quantity of sewage in a particular area, which is generally equal to 75 to 80% of the water supplied. And now in today's lecture, we'll study about the design period and future forecast. First of all, let us understand what is design period. Design period is the future period for which the provision is made in the designing the capacities of the various components of the sewerage scheme. इट मीन्स जो भी हम अपना सीवेज सिस्टम डिज़ाइन करते हैं उसमें वेरियस कंपोनेंट्स होते हैं, मतलब वेरियस आपके पाइप्स होते हैं बिगर साइज के, और वेरियस ट्रीटमेंट यूनिट्स होती हैं. तो ये सारी जो यूनिट्स हैं इनको हमने कितने नंबर ऑफ ईयर्स के लिए डिज़ाइन कर रखा है, मतलब ये कितने साल तक अपना जो फंक्शन है वो सेटिस्फैक्टली अपना सर्व करेंगी, उस पीरियड को हम कहते हैं डिज़ाइन पीरियड. नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग दैट व्हाट इज़ द नीड ऑफ दिस डिज़ाइन पीरियड. मतलब हम किसी भी सिस्टम को जब डिज़ाइन कर रहे हैं तो वो हम इतने ज़्यादा नंबर ऑफ ईयर्स के लिए, सब फॉर एग्जांपल जैसे अगर डिज़ाइन पीरियड हमारा 20 ईयर्स, तो हम 20 ईयर्स के लिए अपने सिस्टम को क्यों डिज़ाइन कर रहे हैं. तो इसके पीछे रीज़न ये है कि जो भी हमारा सीवेज सिस्टम होता है, you can see here a sewerage scheme involves the laying of underground sewer pipes and construction of costly treatment units which cannot be replaced or increased in their capacity easily. मतलब जो भी हमारे सीवेज सिस्टम होते हैं इनमें बड़े बड़े साइज़ के हमारे पाइप्स होते हैं या बड़े बड़े साइज़ के टैंक्स होते हैं जो कि बहुत कॉस्टली यूनिट्स होती हैं, और इनको बहुत जल्दी जल्दी रिप्लेस करना पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि एक तो ये कॉमन पब्लिक को प्रॉब्लम करेंगे, दूसरा इसमें बहुत ज़्यादा आपके फंड्स रिक्वायर होंगे अगर हम उनको जल्दी जल्दी रिप्लेस करते रहेंगे. तो इसीलिए हम क्या करते हैं, जब हम सीवेज सिस्टम डिज़ाइन करते हैं तो हम ये जितने भी कंपोनेंट्स हैं इन्हें कुछ पर्टिकुलर नंबर ऑफ ईयर्स के लिए डिज़ाइन करते हैं, मतलब एक्स्ट्रा नंबर ऑफ ईयर्स के लिए डिज़ाइन करते हैं, सो दैट हमें फ्यूचर में, क्योंकि जब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो जो प्रोडक्शन ऑफ सीवेज है वो भी ज़्यादा होगा. अगर हम करंट पॉपुलेशन के लिए डिज़ाइन करेंगे, अभी जितना सीवेज जनरेट हो रहा है अगर सिर्फ उसी के लिए डिज़ाइन करेंगे तो आने वाले 1 या 2 3 साल बाद क्या होगी, हमारी पूरी डिज़ाइनिंग फेल हो जाएगी और हमें सारे जो यूनिट्स हैं उनको रिप्लेस करना पड़ेगा. तो इस वजह से बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ हमारा फिर से जो है फंड यूज़ होंगे और ये अनइकोनॉमिकल हो जाएगा. दूसरे कॉमन पब्लिक को भी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि आपको पता है जब भी ये पाइप्स अंडरग्राउंड ले होते हैं तो जो भी हमारा ट्रैफिक है रोड्स के नीचे ये ले होते हैं, तो ट्रैफिक जो है वो हमेशा डिस्टर्ब होता है. तो इसीलिए इन सारी यूनिट्स को, ये जो बड़े बड़े सिस्टम्स होते हैं जैसे कि वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम्स भी होते हैं, वाटर सप्लाई सिस्टम, ऐसे ही आपका जो सीवर सिस्टम है, इनकी जो भी यूनिट्स होती हैं जब हम इन्हें डिज़ाइन करते हैं तो हम इन्हें आने वाले 10 या 20 कुछ पर्टिकुलर नंबर ऑफ ईयर्स, ज़्यादा नंबर ऑफ ईयर्स के लिए डिज़ाइन करते हैं. इसका मतलब आने वाले इन 10 या 20 सालों में जितनी भी पॉपुलेशन होगी बढ़ के, हम उतने पॉपुलेशन तक को ये अच्छे से अपना पर्पस सर्व करे उसके लिए डिज़ाइन करते हैं. तो इसी पीरियड को, जितने तक ले हमने उस अपने यूनिट्स को डिज़ाइन किया है, उसी फ्यूचर पीरियड को हम कहते हैं डिज़ाइन पीरियड, राइट. सो दिस इज़ द नीड ऑफ डिज़ाइन पीरियड. नाउ दिस डिज़ाइन पीरियड शुड नाइदर बी टू लॉन्ग एंड इट शुड नॉट बी टू शॉर्ट, राइट. मतलब जब भी हम ये, अब डिज़ाइन पीरियड आप ऐसे ही रैंडमली कोई वैल्यू नहीं ले सकते कि चलो हम अपने सिस्टम को इतने टाइम के लिए डिज़ाइन कर देते हैं. इट हैज़ टू बी डिसाइडेड टेकिंग वेरियस पॉइंट्स इन कंसिडरेशन, and while deciding this design period we should keep in note that it should not be too long and not be too short. मतलब बहुत ज़्यादा डिज़ाइन पीरियड भी नहीं ले सकते कि हमने अगर इतना ज़्यादा डिज़ाइन पीरियड ले लिया कि जो कंपोनेंट्स हैं जिससे हमारा जो भी सिस्टम है वो बना है, जो मटेरियल है उसी की अपनी जो अपनी लाइफ है वो एक्सीड हो जाए, इतना हम इतना लंबा नहीं रख सकते, क्योंकि हर मटेरियल की अपनी कुछ ना कुछ लाइफ होती है, राइट. तो डिज़ाइन पीरियड उसे भी एक्सीड नहीं करना चाहिए, और ना ही डिज़ाइन पीरियड इतना छोटा होना चाहिए कि हमें जो पूरा सिस्टम है वो अनइकोनॉमिकल प्रूव हो जाए, राइट. So some of the points which are considered while deciding the design period is, first point is useful life of component structures and the chances of their becoming old and obsolete. ये जो मैंने आपको भी पॉइंट बताया कि जिस भी मटेरियल से हम अपना सिस्टम बना रहे हैं, मतलब जो भी हमारे पाइप्स हैं या टैंक्स हैं, ये जिस भी मटेरियल से बन रहे हैं, तो उस मटेरियल की अपनी कोई लाइफ होगी. तो जो हमारा सिस्टम है उसका डिज़ाइन पीरियड उस लाइफ से ज़्यादा हम नहीं रख सकते, क्योंकि ऑब्वियसली वो अपने आप ही फेल कर जाएगा, राइट. तो फर्स्ट पॉइंट हो गया यूजफुल लाइफ ऑफ डिज़ाइन स्ट्रक्चर्स, सॉरी कंपोनेंट स्ट्रक्चर्स. सेकेंड पॉइंट इज ईज एंड डिफिकल्टी दैट इज लाइकली टू बी फेस्ड इन एक्सपेंशन. मतलब अब जो हमारी सिटी है जहाँ के लिए हम डिज़ाइन कर रहे हैं वो सिस्टम को, तो वो फ्यूचर में एक्सपैंड होगा. एक्सपैंड मीन्स पॉपुलेशन बढ़ेगी तो सेटलमेंट्स होंगे अलग अलग जगह पे. तो उस सेटलमेंट में, उस एक्सपेंशन के होने में कितनी ज़्यादा ईज़ है या कितनी ज़्यादा डिफ़िकल्टी है, उसके अकॉर्डिंग भी हम अपना डिज़ाइन पीरियड डिज़ाइन करते हैं. मीन्स अगर जो हमारी सिटी है उसमें जो एक्सपेंशन हो रहा है
वो बहुत डिफिकल्ट एक्सपेंशन हो रहा है, मतलब ज़्यादा एक्सपेंशन हो रहा है और बहुत अलग अलग जगह पे सेटलमेंट्स हो रहे हैं, तो हमें एक हायर वैल्यू ऑफ डिज़ाइन पीरियड चुननी पड़ती है, राइट। द थर्ड पॉइंट इज अमाउंट एंड अवेलेबिलिटी ऑफ एडिशनल इन्वेस्टमेंट्स। इसका मतलब वेरी सिंपल है कि आपके पास जितने इन्वेस्टमेंट्स होंगे आप उसी के अकॉर्डिंग अपना डिज़ाइन पीरियड डिसाइड करेंगे। मीन्स अगर फंड्स इजीली अवेलेबल है तो हम डिज़ाइन पीरियड्स ज़्यादा रख सकते हैं, क्योंकि हमें इजीली हम अपना उन कंपोनेंट्स को ज़्यादा बड़ा बना सकते हैं, राइट, क्योंकि फंड हम पे अवेलेबल है। लेकिन अगर फंड कम अवेलेबल है तो हम बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी यूनिट्स नहीं बना सकते, तो वी हैव टू चूज अ स्मॉलर पीरियड ऑफ दिस डिज़ाइन पीरियड, ठीक है, राइट। द नेक्स्ट पॉइंट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द बोरोइंग्स। इसका मतलब है अब किसी भी प्रोजेक्ट के लिए हमें कहीं ना कहीं से फंड मिलता है, बोरोइंग्स मिलती हैं, तो उस बोरोइंग्स में सर्टेन जो लोग होते हैं वो इंटरेस्ट देते हैं। तो अगर ये जो इंटरेस्ट रेट है ये कम है तो हम डिज़ाइन पीरियड हायर वैल्यू रख सकते हैं, ताकि हमें इकोनॉमिकली वो पड़ जाए प्रोजेक्ट। लेकिन अगर बोरोइंग्स पे जो इंटरेस्ट है वो बहुत ज़्यादा है तो इसी उस फिर हमें उसे कम रखना पड़ता है, सो दैट हम इकोनॉमिकल हमारा वो प्रोजेक्ट रहे, राइट। The last point is anticipated rate of population growth, including possible shifts in communities, industries and commercial investments. इसका मतलब है कि आगे आने वाले टाइम में पॉपुलेशन ग्रोथ किस रेट से होगी, हम इसके अकॉर्डिंग भी हमें डिज़ाइन पीरियड रखना पड़ता है। मतलब अगर उस जगह में जो पॉपुलेशन है बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और जो शिफ्ट है कम्युनिटीज़ में, मतलब वहाँ पे बहुत से बाहर के लोग भी आके सेटल हो रहे हैं और इंडस्ट्रियल और कमर्शियल एक्टिविटीज़ भी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो इसी वजह से जब ये सब एक्टिविटीज़ ज़्यादा होती हैं तो उस जगह में ज़्यादा पॉपुलेशन आती है, राइट, ड्यू टू जॉब्स, वर्क या कुछ भी वजह से। तो जब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो इसका मतलब सीवेज उतना ही ज़्यादा जेनरेट होगा, तो इसीलिए उससे हमें हायर वैल्यू ऑफ डिज़ाइन पीरियड चुननी पड़ेगी, राइट। So these were some of the factors on which the value of design period depends. First one was your useful life of your materials. Then second is ease and difficulty that is likely to be faced in expansion. The third one is availability of investments. The fourth one is the rate of interest on the borrowings. And the fifth one is anticipated rate of population growth, right? तो जनरली जो हमारी वैल्यू हम लेते हैं डिज़ाइन पीरियड की फॉर वेरियस कंपोनेंट्स, यू कैन सी इन दिस टेबल, जो हमारे लेटरल सीवर्स होते हैं जिनका कि डाया लेस देन 15 सेंटीमीटर होता है नॉर्मली, उनका हमारा जो डिज़ाइन पीरियड होता है दैट इज़ फुल डेवलपमेंट। फुल डेवलपमेंट का मतलब यहाँ पे ये है कि जब तक वो जिस भी मटेरियल से बने हैं वो पूरा डीके खराब ना हो जाए तब तक हम उनको यूज़ करते हैं, एंड वंस द मटेरियल्स गेट डिस्ट्रॉयड वी रिप्लेस देम, राइट। तो लेटरल सीवर्स का आपका डिज़ाइन पीरियड है फुल डेवलपमेंट। देन है आपके ब्रांचेस, मेन्स एंड ट्रंक सीवर्स, राइट। तो इनका जो डिज़ाइन पीरियड है दैट इज 40 to 50 ईयर्स, राइट, यू हैव टू रिमेंबर, समटाइम्स इट मे बी आस्क्ड। देन आवर ट्रीटमेंट यूनिट्स, जो भी हमारे ट्रीटमेंट प्लांट में यूनिट्स हैं, जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट होता है जहाँ पे कि सीवेज ट्रीट होता है, उनकी जो जितनी भी यूनिट्स वहाँ पे होती हैं ऑलमोस्ट हम 15 to 20 ईयर्स के पीरियड के लिए डिज़ाइन करते हैं, राइट। देन इज अवर पंपिंग प्लांट, मतलब जहाँ पे भी हम जो हमारे पंप्स है जिससे कि सीवेज को हम पंप करें, उनको हम जनरली 5 to 10 ईयर्स के लिए डिज़ाइन करते हैं। सो आपको ये वैल्यूज़ याद रखनी है, राइट। These are the values of design period for some units of a sewage system. The next topic in our lecture is future forecast and estimating design sewage discharge. इसका मतलब ये है फ्यूचर फोरकास्ट, मतलब किसी चीज़ को भी प्रिडिक्ट करना, बताना, राइट, पहले ही। एंड एस्टिमेटिंग डिज़ाइन सीवेज डिस्चार्ज। डिज़ाइन सीवेज डिस्चार्ज मीन्स, अभी मैंने आपको बताया कि जो हमारा सीवेज सिस्टम है उसको हम कुछ पर्टिकुलर नंबर ऑफ ईयर्स के लिए डिज़ाइन करते हैं। जैसे कि आपकी ट्रीटमेंट यूनिट्स ही हम अगर एग्जाम्पल ले लें तो 15 to 20 ईयर्स के लिए डिज़ाइन होती है, राइट। अब आपको क्या है, आपको अभी कितना सीवेज जनरेट हो रहा है वो पता है, राइट। आप क्या करेंगे, आप अभी कितना पानी सप्लाई होता है लोगों को वो पता कर लेंगे, एंड उसका 75 to 80% निकालेंगे तो उतना सीवेज जनरेट हो रहा है। लेकिन आने वाले 20 साल बाद कितना सीवेज जनरेट होगा ये आपको नहीं पता। और जब आप डिज़ाइन करेंगे यूनिट्स को, मतलब जो यूनिट्स की कैपेसिटी वॉल्यूम रखेंगे वो आपको अभी के सीवेज के लिए तो नहीं रखना, क्योंकि हमें 15-20 साल तक भी उस सिस्टम को इफेक्टिव बनाए रखना है। तो यानी हम 15-20 साल बाद जितनी पॉपुलेशन है और उस पॉपुलेशन से जितना सीवेज जनरेट हो रहा है उनके लिए हमें अपना सिस्टम डिज़ाइन करना है, राइट। तो ये हम इस आने वाले सीवेज जो 20 सालों में जनरेट होगा उसको ही हम कहते हैं डिज़ाइन सीवेज डिस्चार्ज। मतलब जिस डिस्चार्ज के लिए हम अपने सीवेज को डिज़ाइन करेंगे उसी को कहते हैं डिज़ाइन सीवेज डिस्चार्ज। Now, how it is determined? So it is very simple. The quantity of sewage that is likely to pass through a sewer Q dash at the end of the design period. एक सीवर ले लिया हमने, for example Q dash. At the end of the design period
can be easily computed by multiplying the per capita production of sewage to the expected population at the end of design period. इसका मतलब ये है कि हम इस डिजाइन सीवेज डिस्चार्ज को बहुत सिंपली निकाल सकते हैं. कैसे? वील मल्टीप्लाई द पर कैपिटा प्रोडक्शन ऑफ सीवेज. पर कैपिटा प्रोडक्शन ऑफ सीवेज मतलब एक इंसान, पर कैपिटा से यहाँ पे मतलब है एक इंडिविजुअल पर्सन. एक इंडिविजुअल पर्सन कितना सीवेज प्रोड्यूस कर रहा है, तो फॉर एग्जांपल अगर वो क्यू डैश सीवेज प्रोड्यूस कर रहा है, मल्टीप्लाइड बाय द एक्सपेक्टेड पॉपुलेशन एट द एंड ऑफ डिजाइन पीरियड. मतलब एक जितना प्रोड्यूस कर रहा है सीवेज मल्टीप्लाइड बाय जितनी उस एरिया की पॉपुलेशन है उस डिजाइन पीरियड के एंड में. ठीक है, तो उन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो दैट विल गिव अस द वैल्यू ऑफ डिजाइन सीवेज डिस्चार्ज. राइट, सिंपल है ना. देखो आपको आपको ये पता है कि इस जगह में इतने लोग हैं और एक लोग इतना सीवेज प्रोड्यूस कर रहा है, तो यू विल मल्टीप्लाई द नंबर ऑफ पॉपुलेशन विद द पर कैपिटा प्रोडक्शन ऑफ सीवेज एंड दैट विल गिव यू द टोटल अमाउंट ऑफ सीवेज जनरेटेड एंड दैट विल बी योर डिजाइन सीवेज डिस्चार्ज. राइट, now you must be thinking that how do we come to know the expected population at the end of design period. मतलब 15-20 साल बाद कितना पॉपुलेशन होगी, कितना पानी सप्लाई होगा, ये तो हमें पता है कितना पानी सप्लाई हो रहा है, लेकिन पॉपुलेशन कितनी होगी ये हमें कैसे पता चलता है. तो ये आपने लास्ट सेमेस्टर में जो हमने पॉपुलेशन फोरकास्टिंग मेथड पढ़े थे, या इफ यू रिमेंबर, लाइक अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड, ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड, इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड, डिक्रीजिंग रेट मेथड एंड योर लॉजिस्टिक दैट इज ग्राफिकल मेथड, ये सारे हमने जो पढ़े थे. राइट, ये किस लिए थे? ये पॉपुलेशन फोरकास्ट करने के लिए थे. तो दिस इज द यूज ऑफ दीज मेथड्स. राइट, ये मैंने आपको उसमें भी बताया था लास्ट सेमेस्टर में दैट व्हेनेवर वी हैव टू डिजाइन अ सिस्टम वी डिजाइन इट फॉर अ पर्टिकुलर नंबर ऑफ ईयर्स. फ्यूचर में एक्स्ट्रा नंबर ऑफ ईयर्स के लिए डिजाइन करते हैं. तो हमें अभी की पॉपुलेशन पता है लेकिन हमें 15-20 साल बाद कितनी पॉपुलेशन होगी ये नहीं पता होता. सो वी हैव टू प्रिडिक्ट द पॉपुलेशन. तो इन मेथड्स के थ्रू हम पॉपुलेशन को प्रिडिक्ट करेंगे कि डिजाइन पीरियड, सपोज हमने डिजाइन पीरियड लिया है 20 ईयर्स, तो हमें अब एक आदमी कितना सीवेज जनरेट कर रहा है तो हम निकाल लेंगे 80% ऑफ वाटर सप्लाइड से. राइट, और फिर हम 20 साल बाद की पॉपुलेशन को प्रिडिक्ट करेंगे एंड वील मल्टीप्लाइड बोथ दिस क्वांटिटी, देन वील कम टू नो द अमाउंट ऑफ सीवेज जनरेटेड फ्रॉम दैट पर्टिकुलर एरिया. तो इस तरीके से हम क्या डिसाइड करते हैं, हमारा डिजाइन सीवेज डिस्चार्ज. राइट, ये आपको आगे न्यूमेरिकल से मोर क्लियर होगा. राइट, व्हेन वील बी सॉल्विंग द न्यूमेरिकल्स इन आवर फ्यूचर क्लासेस. राइट, now the next topic in our today's lecture is variations in the sewage flow and the effect on the design of various components of sewage scheme. मतलब जो सीवेज का फ्लो है उसमें क्या क्या वेरिएशन रहते हैं और उसका क्या इफेक्ट पड़ता है हमारे कंपोनेंट्स की डिजाइनिंग पे. राइट, तो लास्ट सेम में भी हमने पढ़ा था कि जो पानी का फ्लो है, जो पानी की डिमांड है, वो वेरी करती है मंथली, सीजनली एज वेल एज डेली. मतलब मैंने आपको बताया था कि अलग अलग मंथ्स में अलग अलग पानी की रिक्वायरमेंट हो सकती है लोगों को. रेनी सीजन में कम होती है, विंटर्स में कम होती है और समर्स में बहुत ज़्यादा होती है. ऐसी जो अलग अलग आपका दिन है, मतलब दिन में कैसे कि आपका वीकेंड्स में पानी ज़्यादा यूज़ होता है संडेज को, एंड जो आपके वीकडेज उनमें कम यूज़ होता है. एंड देन एक डे के अंदर भी आपका पर्टिकुलर जो 24 आवर्स है उसमें भी पानी की डिमांड चेंज होती है. जैसे कि मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा पानी कंज्यूम होता है जब सब लोग रेडी होकर अपने अपने काम पे या स्कूल्स वगैरह जाते हैं, एंड देन दिन में कम रहता है, फिर शाम को फिर पानी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है. तो इसको हम कहते हैं वेरिएशंस या फ्लक्चुएशंस इन द वाटर डिमांड. इसी तरह जब पानी की डिमांड में फ्लक्चुएशन हो रही है तो जो वो पानी यूज हो रहा है और उससे सीवेज बन रहा है, तो सीवेज का भी जो प्रोडक्शन होगा उसमें भी क्या होगी, वेरिएशंस होंगी. राइट, तो इसी तरह जो सीवेज का भी फ्लो है वो आपका आवरली, डेली, सीजनली ये भी चेंज होता है. राइट, नाउ इट इज इम्पॉर्टेंट टू स्टडी दिस फ्लो बिकॉज व्हाट हैपन्स, जो हमारे डिफरेंट कंपोनेंट्स है सीवेज सिस्टम के उनको हम अलग अलग क्वांटिटी के लिए डिज़ाइन करते हैं. मतलब कुछ कंपोनेंट्स को हम जैसे डेली फ्लो के लिए डिज़ाइन करते हैं, जैसे कि जो ट्रीटमेंट यूनिट्स हैं उनको हम मैक्सिमम डेली, एक दिन में कितना मैक्सिमम सीवेज जनरेट होता है उसके लिए डिज़ाइन करते हैं. और जो हमारे पाइप्स हैं उनको हम मैक्सिमम आवरली के लिए डिज़ाइन करते हैं. राइट, तो इस तरीके से ही हमें इसका जो वेरिएशन है सीवेज का वो पढ़ना ज़रूरी है. राइट, तो जो वेरिएशन होता है सीवेज का वो होता है आपका मैक्सिमम डेली फ्लो जो है वो होता है 2 टाइम्स ऑफ एवरेज डेली. हमने वाटर में पढ़ा था, वाटर में क्या रिलेशन थी, मैक्सिमम डेली फ्लो इज इक्वल टू 1.8 द एवरेज डेली फ्लो. राइट, लेकिन यहाँ पे क्या है 2 टाइम्स सीवेज के केस में. और फिर जो मैक्सिमम आवरली फ्लो है दैट इज 1.5 टाइम्स ऑफ मैक्सिमम डेली. अब मैक्सिमम डेली का 1.5 टाइम्स है
तो एवरेज डेली का कितना हो जाएगा 1.5 इंटू टू, राइट, तो 3 टाइम्स ऑफ एवरेज डेली। अंडरस्टूड। देखो क्या है, मैक्सिमम डेली एवरेज डेली का ट्वाइस है, मतलब एवरेज जितना सीवेज जनरेट हो रहा है उसका मैक्सिमम जो दिन में एक हो रहा है वो उसका 2 टाइम्स हो रहा है। फिर एक दिन में मैक्सिमम आवरली, मतलब एक किस आवर में सबसे ज्यादा सीवेज जनरेट हो रहा है वो कितना हो रहा है, दैट इज 1.5 टाइम्स ऑफ मैक्सिमम डेली, मतलब मैक्सिमम डेली का 1.5 टाइम्स, राइट। और अगर हम इन दोनों के बीच में रिलेशन जानना चाहें मैक्सिमम आवरली और एवरेज डेली के, तो क्या होगा 1.5 इंटू क्या कर देंगे हम 2 टाइम्स ऑफ एवरेज डेली, मैक्सिमम डेली को क्या लिख सकते हैं हम 2 टाइम्स ऑफ एवरेज डेली, तो दैट विल कम एज 3 times of average daily flow, right? So you have to remember these equations because these relations, because objective में भी पूछ सकते हैं। दूसरा, whenever you design a sewage system, so आपको हमेशा normally average daily flow given रहता है, लेकिन जो हमारी डिज़ाइन होती है वो मैक्सिमम आवरली फ्लो के लिए होती है मोस्टली, तो हमें फिर उसे कन्वर्ट करना पड़ता है, मतलब आपको जो फ्लो गिवन रहता है सीवेज का वो एवरेज डेली गिवन रहता है, फिर आपको मल्टीप्लाइंग बाई 3 उसको कन्वर्ट करना पड़ता है, ठीक है। सो दिस इज द रिलेशन in the production या variations in the flow of sewage, right? Now there is one more important term in the designing of this sewage system, that we have to also design this system for the minimum flow, right? नाउ जो हमने वाटर में पढ़ा था कि जो भी वाटर सिस्टम की यूनिट्स होती हैं उनको हम मैक्सिमम डेली या मैक्सिमम आवरली के लिए डिज़ाइन करते हैं, कहीं पे भी आपने मिनिमम टर्म नहीं सुना। लेकिन ये सीवेज सिस्टम में क्यों मिनिमम टर्म, ये मिनिमम फ्लो आ रहा है और हमें क्यों मिनिमम फ्लो के लिए डिजाइन करना पड़ता है? देखो यहाँ पे लिखा है, द सीवर्स मस्ट देयरफॉर बी चेक्ड फॉर मिनिमम वेलोसिटी एट देयर मिनिमम आवरली फ्लो, मतलब जब भी हम डिजाइन करेंगे अपने सीवर्स को तो हमें चेक करना पड़ता है कि मिनिमम वेलोसिटी जो जेनरेट हो रही है और मिनिमम आवरली फ्लो में, तो उसके लिए हमें चेक करना पड़ता है कि वो ज़्यादा कम ना हो। ऐसा क्यों? तो इसके पीछे रीज़न ये है, जो वाटर होता है जब वो पाइप से जाता है तो सिर्फ वाटर पास होता है, क्योंकि वो ट्रीट होके आ रहा है, उसमें कोई भी आपकी सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज नहीं होती। सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज मतलब जो पानी में घुलती नहीं है, और उसमें सपोज आप सैंड डाल देंगे वाटर में, उसे मिक्स करेंगे तो आप देखेंगे वो घुलेगा नहीं, उसमें सस्पेंड होके तैरता रहेगा। वेरएज अगर आप शुगर मिक्स करते हैं तो डिजोल्व हो जाती है। तो सस्पेंडेड इम्प्योरिटी जैसे सैंड इन वाटर, तो ऐसे ही जो पानी है उसमें कोई भी सस्पेंडेड प्योरिटी नहीं होती है, वो हमारे घर में प्योरीफाइड फॉर्म में ट्रांसफर होता है। बट जो सीवेज है वो पानी को यूज करने के बाद जो भी वेस्ट जेनरेट हो रहा है जिसमें कि सर्टेन इम्प्योरिटीज मिक्स हो जाती हैं, सॉलिड इम्प्योरिटीज, तो उन पाइप से वो सीवेज पास हो रहा है। तो क्या होता है, अगर हमारे जो पाइप्स हैं, राइट, अगर उनकी जो वो है वेलोसिटी है उनके थ्रू जो फ्लो है वो बहुत कम हो गया, जब मिनिमम आवरली फ्लो चल रहा है मतलब बहुत कम फ्लो चल रहा है, उस टाइम पे अगर वेलोसिटी बहुत कम हो गई और वो इतनी कम हो गई कि जो पार्टिकल्स हैं ये आपके डिपॉजिट हो गए पाइप में और ये आगे फ्लो को होने भी नहीं दे रहे हैं, मतलब इन्होंने पाइप को चोक कर दिया, तो इसको कहते हैं हम सिल्टिंग प्रॉब्लम, या फिर हम कह सकते हैं चोकिंग कंडीशन, कि जो मटेरियल्स थे सस्पेंडेड इम्प्योरिटी, ये मिनिमम वेलोसिटी इतनी कम हो गई कि ये अपने वहाँ पे एक्यूमुलेट हो गए, फ्लो रुक गया और ये धीरे धीरे करके एक्यूमुलेट होने लग गए और आगे इन्होंने फ्लो रोक दिया सीवेज का, तो डिजाइनिंग फेल हो जाएगी। तो इसीलिए जब भी हम सिस्टम को डिजाइन करते हैं सीवेज सिस्टम को, तो हमें मिनिमम फ्लो कितना हो रहा है उसके लिए भी हमें चेक करना पड़ता है, मतलब जो हमारे पाइप में वेलोसिटी है वो मिनिमम फ्लो के टाइम पे इतनी कम ना हो जाए कि फ्लो ही रुक जाए। तो इसीलिए जब भी आप आगे डिजाइन करेंगे सिस्टम को तो वील चेक द सिस्टम फॉर मिनिमम फ्लो ऑल्सो, कि मिनिमम फ्लो में मिनिमम वेलोसिटी जो जनरेट हो रही है वो बहुत कम ना हो रही हो, इतनी कम ना हो रही हो कि जो पाइप का फ्लो है वही रुक जाए, राइट। तो इसीलिए मिनिमम आपको ये रिलेशन भी याद करने ज़रूरी है कि मिनिमम जो डेली फ्लो है सीवेज का वो 2/3 ऑफ एवरेज डेली होता है, राइट। मैक्सिमम वाले रिलेशन तो आपने पढ़ लिए, राइट, ये वाले, लेकिन आपको मिनिमम भी याद रखना है कि जो मिनिमम डेली फ्लो जनरेट हो रहा है वो 2/3 ऑफ एवरेज डेली लेते हैं, एंड मिनिमम आवरली फ्लो जो हो रहा है वो होता है हाफ ऑफ मिनिमम डेली, और अगर हम उसे एवरेज डेली के उसमें निकालना चाहें तो दैट वुड बी 1/3 ऑफ एवरेज डेली। सिंपल कन्वर्जन है, एवरेज मिनिमम डेली को हमने यहाँ पे लिख दिया 2/3 ऑफ एवरेज डेली, तो ये हो जाएगा हाफ ऑफ एवरेज डेली। तो आपको ये रिलेशंस भी याद रखना है, क्योंकि जब भी हम एक सीवेज सिस्टम डिज़ाइन करते हैं उसको हम मिनिमम आवरली, रिमेंबर ऑलवेज दिस पॉइंट दैट द सीवेज सिस्टम आर डिजाइन फॉर maximum hourly flow and they are checked for, right, remember they are checked for the
मिनिमम आवरली फ्लो ऑल्सो, मतलब मिनिमम आवरली फ्लो में जो मिनिमम वेलोसिटी जनरेट हो रही है उसके लिए हम उसे चेक भी करते हैं कि वो जो वेलोसिटी है वो एक पर्टिकुलर वैल्यू जो हम आगे लेक्चर्स में पढ़ेंगे जिसको सेल्फ क्लिनजिंग वेलोसिटी कहते हैं उससे कम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो वेलोसिटी उससे कम हो गई तो हमारी डिजाइनिंग फेल हो जाएगी। तो अगर हमारी डिजाइनिंग में उससे कम आ रही है तो हम फ्लो को फिर और बढ़ाते हैं, राइट, या हम और ज्यादा स्लोप देते हैं अपने पाइप्स में, सो दैट वो जो मिनिमम वेलोसिटी है वो उतनी कम ना जेनरेट हो, ठीक है। तो यू हैव टू रिमेंबर दीज रिलेशंस आल्सो इन केस ऑफ सीवेज। वाटर के केस में मिनिमम फ्लो का कोई वो नहीं था केस, क्योंकि वाटर में कोई भी सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज नहीं होती है जो वो पाइप से पास हो रहे होते हैं। बट एज सीवेज कंटेन्स डिफरेंट सस्पेंडेड इम्प्योरिटी which may deposit in the pipe due to very low velocities, so we have to check the sewage pipes for this minimum flow also, right? So this was all for today's lecture, that how do we, what is design period, what value of design period is taken for various systems, various units of a sewage system, then what are the points affecting factors affecting that, how do we choose this design period, and then we studied about the variation in the flow of sewage, and then about the maximum and minimum flow in sewage, right? Hope the topic is clear to you. You may ask any doubt.